नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम सर गुरुजी। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। ये द्रविड़ जी आशीर्वाद। शरण गुरुजी। जी जी आशीर्वाद। तो थोड़ा विलंब हो जाता है, भूल गए थे आप लोगों को यही भेजना, लिंक भेजना। ठीक है ना। वो तो साक्षी का फोन आ गया तो याद आ गया कि लिंक भेजना है, तो फिर फटाफट से लिंक भेजा मैंने। तो मैं इंतजार क्लास का कर रहा था लेकिन क्लास का लिंक नहीं भेजा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता। हम्म। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ना है? सर लग्न में युति एवं राजयोग पढ़ाना है सर, लग्न को पढ़ा रहे थे सर आप। लग्नेश की स्थिति तथा लग्न में अन्य ग्रह की स्थिति। क्लियर हो गया? इसको नहीं भूलना है, क्योंकि यही चीज हर जगह काम आए। धनेश की स्थिति और धन स्थान में कौन से ग्रह बैठे हैं, उसकी स्थिति का क्या फल होगा। ठीक है, ये हम लोगों को नहीं भूलना है। ठीक है। लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्थान मानते हैं, लेकिन मूल रूप से लग्न केंद्र का स्थान है। क्लियर हो गया? जब बहुत पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो आज अभी एक लाइन में मान लीजिए कि लग्न जो है वो केंद्र का स्थान है, त्रिकोण के लिए पॉइंट मात्र है। ठीक है। अब क्या है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि लग्न सर्वोपरि है। दूसरा बता चुके हैं कि लग्नेश जहां जाएगा उसके लिए झुकाव होगा जातक का। अब तीसरा है कि राजयोग और क्या बदले बोले थे? लग्न में युति कि ये युति। दो या दो से अधिक। हाँ, यस। युति। तो अब लग्न खाली है तो क्या प्रभाव होगा? जो लग्न को देखेगा वो प्रभावित करेगा, और कोई देख भी नहीं रहा तो जो उसका स्वामी है उसी का पूरा पूरा प्रभाव आ जाएगा। यहां तक हम लोगों को पहले से ज्ञान, हम लोगों ने पहले ये बात पढ़ रखी। अब लग्न में लाभेश आकर के बैठेगा तो जातक लाभ के विषय में भी सोचेगा। पहला तो यही है। और उसके साथ साथ धनेश की भी आकर के बैठ गया तो धन के विषय में भी सोचेगा। अब प्रश्न आता है कि लाभेश और धनेश की युति हो गई, या लाभेश और लग्नेश की युति हो गई, लग्नेश अपने ही घर में बैठा है, तो हम क्या फल कहें? पहले यहीं से समझना शुरू कर लेते हैं। तो लाभ स्थान अशुभ स्थान है, इसको मन के अंदर रखना है, लेकिन वो वृद्धि का स्थान होने के कारण वर्तमान युग में सबसे अच्छा स्थान है। इसीलिए लाभेश और लग्नेश साथ में बैठा हो और लग्न में बैठा हो तो जातक लाभ के प्रति आसक्त रहेगा, लाभ के प्रति बहुत प्रयासरत रहेगा, हमेशा परिश्रम करना चाहेगा ताकि उसको लाभ प्राप्त हो। क्लियर हो गया? क्योंकि लग्नेश खुद लाभेश के साथ है, तो हम परिश्रम करेंगे किस चीज के लिए? लाभ के लिए। क्लियर हो गया? अब है कि गुरुजी जब लाभेश की दशा आएगी तो क्या होगा, और जब लग्नेश की दशा आएगी तो क्या होगा? दशाओं में मूल रूप से अंतर दशा मानिएगा, अभी छोटा छोटा
चीज बताएंगे, बाद में दशा पढ़ाएंगे तो वहां ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए किसी ग्रह की महादशा है, उसमें लाभेश की अंतर्दशा है और लाभेश लग्न में बैठा है। वो क्या करेगा, पहले तो लग्न को हिलाएगा डुलाएगा, ठीक है, स्वस्थ रहेगा अस्वस्थ रहेगा, ये लाभेश कौन है इसके ऊपर निर्भर करेगा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि किसी की भी दशा है, वो लग्न में बैठा है तो जातक को स्वस्थ रखेगा या अस्वस्थ रखेगा, पहला ध्यान हमारा यही जाना चाहिए। अगर मान लिया जाए शनि है, तो उस समय हो सकता है कि जातक बीमार भी पड़े, लेकिन बीमार पड़ने के बाद भी लाभ की संभावना से मना नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? क्योंकि बीमार पड़ेगा क्यों? क्योंकि लग्न में आया है, ग्रह कौन है ये समझ लेंगे, और उसके बाद जो है सो समझ में आएगा कि लाभ भी होगा, ये क्लियर हो जाएगा। ये दशमेश भी है शनि और लाभेश भी है। तो हम लाभेश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मूल त्रिकोण का प्रभाव अधिक रखेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये शनि है, सूर्य आरोग्यता का कारक है और शनि रोग का कारक। समझ गए? तो शनि जब लग्न में बैठा है, और लग्न में सिर्फ बैठा नहीं, लग्नेश को भी साथ में रखा है, तो ऐसे स्थिति में जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो जातक के बीमार होने की भी संभावना होगी। अब वो अलग से समझेंगे कि जातक बीमार होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और लाभ निरंतर होता रहेगा, यहाँ लाभ रुकेगा नहीं। ठीक है? हम यहाँ शनि की अंतर्दशा है, मान लीजिए मंगल में ही शनि है, तो हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और लाभ निरंतर होगा। ये दो फल तो हम प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब इसी को पलट देते हैं, क्योंकि ना समझना दशा से है। हमने सोचा है कि इस क्लास में दशा को रोज थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोग ज्यादा परिपक्व हो सके। अब इसी को पलट देते हैं। शनि में मंगल की दशा है, ठीक है। अब ये बीमार नहीं करेगा, ये क्या करेगा, मंगल क्या देता है, व्याधि देता है, चोट चपेट देता है। तब हम स्वास्थ्य के लिए है लग्ने, लग्न में ही बैठा है, लेकिन कौन है, मंगल है। इसीलिए हम लोगों को क्या सोचना है कि चोट चपेट से बचना है। पहला प्रिडिक्शन यही होगा हमारा, ठीक है। चोट चपेट से बचना है और साथ में लाभेश है, इसलिए यहां भी दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि लाभ निरंतर होगा। क्योंकि जो साथ में बैठा है संगति का फल करेगा। क्लियर हो गया? तो यहां इस तरह से हम लोग युति का फल करते हैं। अभी दूसरा युति ले लेते हैं।
अब मान लीजिए ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बारीक नॉलेज देना चाहते हैं आप लोग, थोड़ा सा ध्यान जो है तो दीजिएगा सावधानी पूर्वक। अब यहां हम कहते हैं कि शुक्र यही है और शुक्र के साथ बुध भी है। अब बुध शुक्र लग्नेश है और बुध कहाँ का स्वामी है? द्वादश का और नवम का। ठीक है, अभी पहले शुक्र में ही बुध की दशा को समझते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लग्न में ही बैठा है तो कोई भी ग्रह है उसको हमको जज करना है, तो बुध को जज करेंगे दो तरीके से, तीन तरीके से जज करेंगे। बुध क्या है, पहले बुध की ही अंतर्दशा बताएंगे। तो बुध क्या है? सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप। तात्कालिक रूप से बुध क्या है? ये नैसर्गिक। तात्कालिक रूप से बुध क्या है? तृतीयेश है और षष्ठेश है, द्वादशेश है, नवमेश और द्वादशेश। नाइन्थ लॉर्ड है और ट्वेल्थ लॉर्ड है, और काल पुरुष के पत्रिका में थर्ड लॉर्ड है और सिक्स्थ लॉर्ड। इतना चीज हमारे दिमाग में आ गया। बुध सौम्य ग्रह है, बुध व्यापार का कारक ग्रह है। अगर शुक्र में बुध की दशा आती है तो ये जातक है, व्यापार बढ़ाने के विषय में सोच सकता है। ठीक है, व्यापार बढ़ाने के विषय में सोच सकता है। अब ये नवमेश भी है तो धार्मिक कार्यों में भी रुचि हो सकती है। ये शास्त्र का अध्ययन करने वाला ग्रह है तो शास्त्र का भी अध्ययन कर सकता है, लेकिन उसके पहले हमको हेल्थ देखना है। हेल्थ के लिए क्या बोलेंगे? हेल्थ नरम नरम रहेगा, मतलब हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में षष्ठेश है और वर्तमान पत्रिका में मूल त्रिकोण द्वादश में है, तो द्वादश और छठा तो हमको रोक दे सकता है। समझ रहे हैं? और हम किसके साथ हैं? लग्नेश के साथ हैं। और कहाँ बैठे हैं? लग्न में ही बैठे हैं। तो लग्न में बैठ करके हम तन को, हमारे शरीर को क्या लाभ और हानि दे सकते हैं? तो पहले स्वास्थ्य में कमजोरी होगा, दूसरा व्यापार में वृद्धि होगा, शास्त्र को पढ़ने में मन लगेगा, धार्मिक कार्यों को करेंगे। हम पहले ऐसा बोलेंगे, लेकिन ये सब कब होगा? जब उसकी दशा होगी। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो कोई भी होगा, हम उससे सबसे पहले यही निकालेंगे कि वो स्वस्थ रहेगा कि नहीं। अब मान लिया जाए यहां चंद्रमा रख देते, अब क्या हो गया? अब देखिए बहुत कुछ बोलना भूल भी जाते हैं, कितना बोलेंगे। शुक्र के साथ बुध युक्त है तो व्यापार की कामना होगी, तो बहुत बड़े व्यापार की कामना होगी। धार्मिक भावना होगी तो बहुत बड़ी होगी। समझ रहे हैं ना? अगर हम लिटरेचर में हमको आनंद मिलता है तो हम बहुत कुछ लिखना चाहेंगे। ये सब भी बुध के अंतर्दशाओं में यहाँ संभव होगा।
अब यहां कहते हैं शुक्र में चंद्रमा है, तो चंद्रमा कौन है? तो चंद्रमा शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। आंतरिक और बाह्य ग्रह आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, उसमें हम आपको बताए हैं कि शुक्र बुध हमेशा और सूर्य साथ में रहता है। तो मान लीजिए शुक्र चंद्रमा यहाँ है, तो हो सकता है सूर्य यहाँ हो। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि यहाँ है चंद्रमा, यहाँ है शुक्र, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो इससे ज्यादा दूर नहीं है, अगर यहाँ है तो क्षीण चंद्रमा हो जाएगा, अशुभ चंद्रमा हो जाएगा। तो यहाँ शुभ नहीं होकर के चंद्रमा क्या हो जाएगा? अशुभ हो जाएगा। दशम का लॉर्ड लगन में बैठा है, तो क्या होगा? इससे कार्य की अधिकता होगी। ये तो उसके लिए है जो नौकरी पेशा कर रहा है। अब 5 साल का बच्चा होगा तो उस समय क्या ये दशा जवाब देगा हमको कि बच्चा बहुत चंचल होगा, बदमाश होगा ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए चंचल होगा लिख दिया है, बदमाश होगा। ठीक है? जो चीज चाहेगा, क्योंकि कामना वाले ग्रह के साथ है, उसकी जिद कर बैठेगा। उसको 5 साल में ही पहचान होगा कि ये चीज अच्छा है, ये चीज अच्छा नहीं है। समझ गए? 5 साल में ही वो ब्रांड समझने लगेगा, तो वो उसकी जिद कर लेगा। अगर यही बूढ़े का की आदमी के दशाओं में आ गया, तब क्या होगा? वो भी कुछ ना कुछ कार्य करते रहेंगे, कुछ ना कुछ कार्य अपने जीवन में करने का। मान लीजिए 70 साल के हो गए, 75 साल के हो गए, फिर भी घरेलू कार्य या इधर उधर का काम वो करेंगे। और साथ में क्या होगा? मन से कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि क्षीण चंद्रमा है। ठीक है ना? क्योंकि बुढ़ापे में हमारी मानसिक स्थिति कमजोर पड़ती है। बुध रहेगा तो मजबूत रहेगा, चंद्रमा रहेगा तो मानसिक स्थिति, क्षीण चंद्रमा है, शुक्र के साथ है, सारी कामनाएं हमारी पूरी हो नहीं सकती है, तो हमारा मन कमजोर होगा, ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए याद आ गया, तो अलग अलग बातों को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है? ये तो हो गया दो ग्रहों का प्रभाव। अगर यहां शुक्र के साथ गुरु हो जाए तो क्या होगा? गुरु कहाँ का स्वामी है? यहाँ तीसरे का भी। तो जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तो हमारा पराक्रम बढ़ेगा, हमारा सामर्थ्य बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ गुरु षष्ठेश भी है, हम बीमार भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ गुरु षष्ठेश भी है, हम बीमार भी हो सकते हैं। तो गुरु के दशाओं में सामर्थ्य बढ़ेगा, पैसा आएगा, इच्छा की पूर्ति होगी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होगा। कैसे कैसे देख सकते हैं? गुरु भी स्वास्थ्य खराब करेगा? आपका मन में प्रश्न आएगा, क्यों नहीं करेगा? तृतीयेश और षष्ठेश है। ठीक है ना? अब यहां हम शुक्र को हटा देते हैं, लग्नेश यहां नहीं है, अब यहां गुरु के साथ बुध है। क्या अब भी स्वास्थ्य को देखना है? जी हाँ, अब भी स्वास्थ्य को देखना है। पहले तो लग्न लग्नेश दोनों को लपेट रहा था, अब अकेले लग्न को लपेट रहा है, तो भी स्वास्थ्य हमको देखना है। अब ऐसे स्थिति में स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो गुरु वर्तमान पत्रिका में षष्ठेश है, और बुध काल पुरुष के पत्रिका में षष्ठेश होता है। इसीलिए
गुरु में बुध या सूर्य में बुध, किसी की भी अंतर्दशा अगर आए बुध की, तो उस समय जातक जरूर बीमार पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब गुरु और बुध लग्न में दिग्बली होता है, आप लोग जानते होंगे, 100 तक पाठ पढ़े हैं तो पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ एक एक लाइन में आप लोग सीखते जाइएगा। गुरु बुध लग्न में दिग्बली होते हैं, आप लोग भी ऐसे बना करके लिख लीजिए। शुक्र चंद्र चतुर्थ में बली होते हैं, शनि सप्तम में बली होते हैं, दिग्बली दिशाबल। सूर्य और मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। ठीक हो गया? तो यहां बुध और गुरु दिग्बली है, उसके पास सामर्थ्य बहुत है, उसके बावजूद भी बीमार हो सकते हैं। जी हाँ, बीमार हो सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे बातों को यदि नहीं पकड़िएगा तो आपको समस्या होगी, क्योंकि ये सस्टेस है और बुध क्या है, काल पुरुष के पत्रिका में सस्टेस होता है। तो दो दो सस्टेस है, सठे से क्या देख रहे हैं, बीमारी देखते हैं, तो बीमार होंगे। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब गुरु के साथ सूर्य है, अब सूर्य के होने से ना अलग से एक समस्या हो जाती। क्या सूर्य है तो गुरु अस्त है क्या? यदि गुरु अस्त है तो रिजल्ट अलग, गुरु अस्त नहीं है तो रिजल्ट अलग। अब षष्ठेश और एकादशेश की युति है। गुरु लग्न का स्थिर कारक भी है, क्षमा चाहेंगे, सूर्य लग्न का स्थिर कारक भी है। समझ में आया आप लोगों को? और लाभेश भी है। और हम आप लोगों को एक चीज और बताए हैं, भावात भावम, छठे से छठा भी रोग बताएगा। इसका मतलब सूर्य आरोग्यता का तो कारक है, लग्न में बैठा है, हमको कोई मतलब नहीं नीच का है, नीच उससे ज्यादा परवाह नहीं करते। लग्न में होने के कारण वो उच्च का है, इसको लग्न में बैठने का दोष नहीं लगेगा। जैसे शुक्र को 12वें में उच्च का मान करके आप लोग छोड़ देते हैं, अच्छा है गुरुजी, वैसे सूर्य को भी लग्न में उच्च का मान करके छोड़ दीजिए, अच्छा है। तो जब सूर्य अच्छा है तो स्वास्थ्य बहुत खराब नहीं होने देगा। और किसको कवर कर रखा है? गुरु को। अगर गुरु अस्त हो गया तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धन आने में और पराक्रम में थोड़ा सा दिक्कत होगा, संतान को परेशानी होगी। लाभेश के साथ गुरु है, लेकिन यदि अस्त है तो लाभ में कमी होगी, और अस्त नहीं है तो पर्याप्त लाभ होगा। इस तरह से हम लोगों को समझना। क्लियर हो गया? अब ये दो ग्रहों की युति है, इसके साथ एक ग्रह और लगा देते हैं, ठीक है ना, मंगल लगा देते हैं। अब देखिए क्या रिजल्ट है, लग्न के लिए क्या कह सकते हैं। जैसे क्या है ना कि पिछले क्लास में भी कुछ रहा कि सब 3-4 ग्रहों को आपने पढ़ाया नहीं, तो मैंने सोचा अगले क्लास में अब पढ़ाऊंगा। उनका तो समय पूर गया, वो प्रैक्टिस में चले गए, अब प्रैक्टिस में जाकर के सीख लेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहीं पे और पहले लग्न में ही सब चीज बता देना। अब सूर्य भी है, मंगल भी है, एक धनेश है, एक लाभेश है। और मंगल का मूल त्रिकोण कहाँ है? सप्तम में है, तो सप्तमेश भी है और सप्तम को देख भी रहा है। ठीक है। सूर्य से अस्त ना हो मंगल गुरु तो विपुल धन का स्वामी होगा, बहुत धन होगा। जबकि मंगल और सूर्य और गुरु तीनों इस पत्रिका के लिए अपोजिट प्लैनेट है, तीनों शुक्र का मित्र नहीं है। उसके बावजूद भी इसको बहुत धन होगा, बहुत पराक्रमी होगा। क्यों? एक तो पराक्रम का स्वामी गुरु बैठा है और दूसरा पराक्रम का स्थिर कारक मंगल भी आ गया है। समझ रहे हैं? लाभ का स्वामी सूर्य भी बैठा है और लाभ का कारक गुरु भी बैठा है। हमने कहा कि यदि मंगल और गुरु अस्त न हो तो जातक अपने जीवन में विपुल धन अर्जित करेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा? तुला लग्न है, सूर्य भी लग्न में है, मंगल भी लग्न में है, तो अति उत्साही होगा, गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, लेकिन वो सब सही बातों पे करेगा क्योंकि साथ में कौन बैठा है? गुरु बैठा है। समझ गए आप लोग? तो अब इस तरह का परिणाम देगा। तो जब गुरु की दशा आएगी तब भी धन आएगा, सूर्य की दशा आएगी तब भी धन आएगा, मंगल की दशा आएगी तब भी धन आएगा, तीनों के दशाओं में धन आएगा, क्योंकि धन और लाभ से तीनों का संबंध है। ऐसे जातक को यदि सूर्य की दशा मिल जाए, चंद्रमा की दशा मिल जाए, बीच में 10 साल थोड़ा सा गैप रहेगा, फिर मंगल की दशा मिल गई, फिर राहु का दशा आएगा, फिर गुरु का, तो बुढ़ापे में फिर गुरु का दशा आएगा, खूब पैसा कमाए। और जब सूर्य मंगल अच्छा जाएगा तो चंद्रमा राहु भी अच्छा चला जाता है, ये ध्यान रखिए। तो ऐसे स्थिति में यहाँ जातक शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, आंखों में परेशानी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत धनी होगा। अब मंगल अपने घर को देख रहा है, गुरु सप्तम को देख रहा है, सूर्य भी सप्तम को देख रहा है। अब अलग अलग बताते हैं कि और क्या क्या रिजल्ट प्राप्त करेगा ये तीनों। तीनों सप्तम को देख रहा है तो सूर्य का सप्तम को देखना अच्छा नहीं, लेकिन मंगल अपने घर को देख रहा है, अच्छा है, गुरु अपने घर को देख रहा है, अच्छा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि गुरु षष्ठेश है, अपने घर गुरु षष्ठेश होकर के देख रहा है, मंगल देख रहा है, सूर्य देख रहा है, वैवाहिक जीवन खराब होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वैवाहिक जीवन ठीक ठाक होगा। तो युतियां किसकी हो रही है, वो नैसर्गिक रूप से क्या क्या हमको फल देते हैं, काल पुरुष के पत्रिका से क्या फल देते हैं, कहाँ के स्थिर कारक हैं और वर्तमान पत्रिका में कहाँ के स्वामी, इतना चीज हम लोगों को देखने की आवश्यकता है। तो युति फल हमारा कहीं नहीं जा रहा। क्या पहले कहा मैंने? नैसर्गिक। कारकत्व, काल पुरुष, ये कारकत्व, काल पुरुष में स्वामित्व, वर्तमान पत्रिका में स्वामित्व,
और किस भाव का स्थिर कारक है। ये 4 पॉइंट याद रखना जरूरी है कॉम्बिनेशन को समझने के लिए। अगर ये 4 पॉइंट आपको याद है, कॉम्बिनेशन आपसे दूर नहीं है, कॉम्बिनेशन को आप समझ जाएंगे। और बाएं दाएं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग ज्योतिष कर रहे हैं, हमसे 6 महीना पढ़िएगा, फिर यूट्यूब पे थोड़ा इधर उधर देख लीजिएगा, बहुत कुछ आप सीख जाएंगे। दाहिने बाएं जा करके भी पैसा कमा लेंगे। पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। ज्ञान के लिए आपको ये प्रिंसिपल पकड़ना होगा। कितना रटिएगा, रट नहीं सकते। ये चीज हमको पहले से पता है, नैसर्गिक कार्य का तो सबको पता है। हमने गुरु का, शुक्र का, सूर्य का, सबका पढ़ाया हुआ। काल पुरुष में कहाँ का स्वामित्व है ये भी पता है। किस भाव का स्थिर कारक है ये भी हमको पहले से पता है। हमको देखना क्या है, एक ही चीज देखना है और सोचना है, वर्तमान पत्रिका में कहाँ का स्वामित्व है, बस। और अब स्थिति युति देख लीजिए किसके साथ है, और इसके ऊपर रिजल्ट बोलना सीखिए। तो युति का फल यहां से आपको मिल जाएगा। क्लियर होगा? इसमें अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़। साक्षी, साक्षी हाथ खड़ा किया हुआ है। शीतल देश पांडे। सर, इस युति में सूरज अपनी नीच राशि में है, पहले घर में, लेकिन अपनी नीच राशि में, और देख तो अपनी उच्च राशि को रहा है, तो अच्छा फल देगा कि खराब फल देगा? ये पढ़ाते ही नहीं है हम, ये हम पढ़ाते ही नहीं है। आप लोगों को पहले ही दिन बोला है कि नीच राशि में बैठ के उच्च राशि को सभी ग्रह वैसा ही करेगा। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ये सिद्धांत में, पराशरी सिद्धांत में नहीं आता, भृगु संहिता में लिखा हुआ है। तो हमने पहले ही कहा है कि उसको जो है सो, गोविंद जी बंद करिए ना, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। तो ओके जब आप बोलेंगे तो खोल लीजिएगा, घर में बोलिए, सबको थोड़ा चुप रहे। तो उच्च और नीच की दृष्टियां नहीं लेंगे, दृष्टि शुभ ग्रह की और अशुभ ग्रह की होगी, ऐसा सोचेंगे। सूर्य सप्तम को देखेगा, चाहे वो उच्च की राशि को देख रहा हो, चाहे नीच की राशि को देख रहा हो, जिसको भी देखेगा खराब करेगा, सिर्फ अपने घर का खराब नहीं करेगा। क्लियर हो गया? जी गोविंद जी बताइए। तो गुरुदेव जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे शनि होता है, ये लगन में बैठता है तो दुखी देता है, मतलब चाहे आदमी कितने पैसे कमाए फिर भी दुखी रखता है। तो सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, इनका रियल मतलब जैसे शनि तो दुखी करता है, पर सूर्य का कैसे निकालेंगे, मंगल का कैसे देखेंगे फिर? सूर्य तेज बनाएगा, मंगल बलवान बनाएगा, गुरु तो ज्ञानी गुरु, बनाएगा, दुखी नहीं अच्छा, बनाएगा। नहीं शनि की कह रहा था मैं तो। शनि तो दुखी देगा। अच्छा, ठीक है। दीपक घोष जी। गुरु जी, आपने जो कहा ना विपुल धन देगा, तो इसका क्या वो मंगल धनेश धनेश है और सूर्य लाभेश है, इस कारण इस युक्ति से क्या विपुल धन हो रहा है? जी, धनेश है, लाभेश है, गुरु दोनों का कारक है, और मंगल पराक्रम का भी कारक है, गुरु पराक्रम का स्वामी भी है। हमारे पास इतना पराक्रम होगा कि हम धन तो कमाएंगे, क्योंकि धनेश लाभेश का संगति है। और कहाँ है? लग्न में ही है। हम एक भी दिन रुकने वाले नहीं है, हम हर रोज तैयार है काम को करने के लिए। अन्य जगहों पर होता तो सोचते कुछ, लेकिन लग्न में ही है तो सोचने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
ठीक है। पल्लवी। हाँ, प्रणाम सर। इसमें अगर चंद्रमा राहु का हो तुला राशि में तो कैसा रहेगा? ठीक है, चंद्रमा केंद्र का ही स्वामी है, तो केंद्र के स्वामी के साथ राहु बैठा है तो अच्छा योग फल बनाता है। ठीक है। मोहित। सर इसमें सर शुक्र के साथ राहु अगर बैठ जाए और सप्तम में केतु हो तो उसकी दृष्टि होगी तो क्या फल होगा सर फिर उसमें? आपके पत्रिका में है? जी सर। अच्छा। जी। शुक्र के साथ राहु बैठेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, और पत्नी के साथ अच्छा अटैचमेंट रहेगा, डिटेचमेंट नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं ना केतु से डिटेचमेंट होता है, डिटेचमेंट नहीं होगा। ठीक सर, थैंक यू। जी किशोर जी बताइए। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम प्रणाम। ये युति के अंदर सर जो जिसकी अंतर्दशा होगी वो एक की ही होगी ना अंतर्दशा, तो भाई चाहे सूर्य की अंतर्दशा होगी या गुरु की अंतर्दशा होगी तो जी उसी तरह से परिणाम मिलेगा या सबका मिलेगा, मिक्स मिलेगा? जी हाँ जी हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये कंफ्यूजन ये है कि जब जैसे सूर्य 11वें भाव का स्वामी है, वो लाभेश हो गया तो लाभ मिलेगा। अब अगर गुरु है तो गुरु लो का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है, तो पराक्रम मिलेगा उससे। जी एट ए टाइम एक ही बात होगी ना कि सब साथ साथ चलेंगे? नहीं नहीं, साथ साथ चलेगा। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आप हमारे साथ क्यों बैठे हैं? पढ़ने के लिए। आपको तो पढ़े पहले से भी आता है ज्योतिष, फिर भी आप पढ़ रहे हैं और एक ही साथ दोनों काम कर रहे हैं। हम्म। तो देखिए, पराक्रमी होगा तो धनी होगा। एक बात समझिएगा, उसको धनी होने के लिए क्या क्या सपोर्ट मिला? लाभेश है, धनेश है, पराक्रमेश है। ठीक है ना? तो हो सकता है कि गुरु की दशा में भी लाभ हो, हमने पहले ही बताया है, क्योंकि वो सेकेंड और 11th के फिक्स सिग्निफिकेटर है। यहाँ तीनों लाभ और धन से जुड़े हुए हैं, और साथ में गुरु तो पराक्रम से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमारे पास इतना सामर्थ्य होगा कि हम बहुत अधिक धन कमाएंगे। और सूर्य की दशा में गुरु का प्रभाव दिखेगा, गुरु की दशा में सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव दिखेगा। समझ रहे हैं? तो ये संभव है। अब यहां आ जाते हैं कि मंगल है, सूर्य है, तो मंगल है तो चोट चपेट का भी भय बनाएगा। समझ रहे हैं? तो गुरु की दशाओं में भी चोट चपेट लग सकता है, क्योंकि वो मंगल के साथ है और वो षष्ठेश है, तो मंगल अपना नाम खराब नहीं करेगा, गुरु की दशाओं में चोट चपेट दे देगा। समझ रहे हैं ना? षष्ठेश होने की वजह से चोट चपेट वाला काम मंगल अपनी दशा में नहीं करके गुरु से करवा लेगा। या आप तो षष्ठेश छठे का स्वामी हो, छोटा मोटा चोट चपेट दे सकते हो। तो ये सब आपको अपने परिपक्व दिमाग से एक साथ सोचना है और फिर प्रिडिक्ट करना। और ये जो 4 पॉइंट लिखा है ना, हम पांचवा कभी बोलेंगे नहीं। इस 4 पॉइंट को याद रखिएगा। एक और पहला है कंफ्यूजन है सर। नैसर्गिक कारकत्व, दूसरा है काल पुरुष में स्वामित्व, तीसरा है वर्तमान पत्रिका में स्वामित्व, और चौथा है फिक्स सिग्निफिकेटर कहाँ का है। इतना गुण धारण करके वो चलेगा। ठीक है? एक और कंफ्यूजन है सर, ये हमेशा आप बोलते हो, सारे लोग ही बोलते हैं कि जैसे जिसकी महादशा है उसकी अंतर्दशा ठीक नहीं जाएगी, इसका क्या लॉजिक क्या रहता है? अच्छा, ये ठीक है। सब दशाओं में पढ़ेंगे, अभी अभी यहीं पे रहते हैं। ऐसे भटक जाएंगे, क्लास से भटक जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। माधवी अरोरा। सर यदि अस्त हो गया सूर्य के प्रभाव से तो क्या अस्त ग्रह बिल्कुल फल सबके नहीं देगा? परिणाम आधे हो जाएंगे, तब विपुल धन का स्वामी नहीं हो सकेगा। लेकिन फल थोड़ा तो मिलेगा। थोड़ा मिलेगा जरूर।
और सर कई पत्रिकाओं में पंचग्रह योग होता है, वो सब फिर कैसे एनालाइज करेंगे ऐसे ही आपस में? आज 3 ग्रही सिखाए, फिर पंचग्रही इसी में लगा लीजिए, वैसे ही फल मिलेगा। जैसे आज ये 4 पॉइंट ही ग्रह के युति का फल देता है, ठीक है, हम्म। चाहे वो पंचग्रही हो, 6 ग्रही हो, 4 ग्रही हो, जितना भी ग्रही देखिए हो। के साथ थैंक यू। मुकेश शर्मा। सर मेष लगन की कुंडली और उसमें पहले भाव में बुध और शुक्र बैठे तो कैसा फल होगा उसका? पहले तो स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बुध मेष लगन में तृतीयेश और षष्ठेश होता है। शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होने के कारण तथा शुक्र ग्रह होने के कारण कामनाएं बहुत होंगी, जीवन में बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, व्यापार करने का भी प्रयास करेगा। लेकिन बाकी विषयों को देखने के बाद ही व्यापार के लिए हाँ बोला जा सकता है, क्योंकि ये सस्टेज भी है, इसीलिए तुरंत व्यापार के लिए हाँ कहना उचित नहीं है, ठीक है। ठीक है गुरुजी। आप विषय को समझिए, हमसे प्रिडिक्शन मत करवाइए, समझ में आ रहा है ना। आप विषय को समझने में जोर दीजिए, अपने पत्रिका को पूछने में जोर मत दीजिए। पत्रिका जब लगा देंगे तो देख लीजिएगा, है ना, उससे ज्यादा सीख पाएंगे। आप अपना लॉजिक डेवलप कीजिए, हमारा जान के क्या कीजिएगा, हम तो गुरु जी हैं ही, हम तो कुछ ना कुछ बता ही देंगे। आप अपने लॉजिक को डेवलप करेंगे तो क्लास भी अच्छा चलेगा, आप भी बहुत अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है ना। ऋतुराज भारद्वाज। गुरुजी, अगर लग्न में कोई भी ग्रह बैठा नहीं है और उसकी राशि षष्ठेश और अष्टमेश है, तो उस केस में कैसा प्रभाव देगा? मान लीजिए अगर मंगल ही है, मतलब मेष राशि की ही पत्रिका है और लग्न में कोई राशि नहीं है, और उसका 1 और 8, मान लीजिए 8 जाकर बैठ जाता है अष्टमेश में, एक वहां भी है और अष्टमेश जाके बैठा है धन के भाव में या लाभ के भाव में, उस केस में कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे हेल्थ के बारे में? धन और लाभ में बैठा है तो हेल्थ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अष्टमेश भी होगा अगर मेष राशि की पत्रिका है तो? अष्टमेश भी है तो दूसरे भाव से अपने कुटुंबों को देखते हैं, अपना भी चेहरे का विचार करते हैं। अष्टमेश मंगल है, वो जाएगा दूसरे में बैठेगा तो हो सकता है हमारे चेहरे में चोट चपेट का निशान हो, चोट चपेट लगे, समझ रहे हैं। जी। लाभ स्थान में बैठा है तो पैरों की बात होती है, वहां चोट चपेट लगे, मंगल है, क्यों, लग्नेश और अष्टमेश दोनों मंगल है, ठीक है ना। तो ये मंगल के कारण से हुआ, लग्नेश होने के कारण से नहीं हुआ, ठीक है ना। जी, उसी वैसे ही अगर शनि की राशि है और शनि कहीं और जाकर बैठा है तो प्रॉब्लम रहेगा, शनि रिलेटेड कष्ट होगा उसको? कहीं और बैठा है ये क्लियर करना पड़ेगा, कहाँ बैठा। अगर षष्ठ में, 6th हाउस में है या 8th में है या 12th में है, तीनों तो में से अच्छा कहीं। नहीं है, हेल्थ के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इसके लिए मोनिका गुरुजी सेठी। और जानना रहे तो कहाँ से हम वो रेफर कर सकते हैं अगर खुद से स्टडी करना हो कारक के फल बारे में? दीपिका, होरा पराशर शास्त्र, भावार्थ रत्नाकर, तीनों आप लोगों को भेज दिए हैं, वहां से देखो। जी जी गुरु। मोनिका सेठी जी। जी सर, एक डाउट था। जैसे सूरज सूरज आरोग्यता का कारक है, गुरु नहीं है। गुरु आरोग्यता के लिए नहीं है, ओके, बस क्योंकि वो अच्छा ग्रह है तो जिसपे फिर भी दृष्टि वो डालता है उसको रोग, थोड़ा अच्छा कर हाँ, देता है, यही है अच्छा ना? करेगा, ये हम मना नहीं कर रहे हाँ हैं, जी, लेकिन आरोग्यता के लिए हाँ गुरु जी। कारक नहीं है। अच्छा, इसीलिए वो स्टेज होकर भी रोक दे रहा है। और बिल्कुल। हाँ जी सर, एक थोड़ा सा छोटा सा और डाउट है, वैसे तो सुना था बट लग्नेश की या उसमें बैठे किसी भी ग्रह की दशा चले तो सेठी जी के यहाँ लाइट कट गया। रोहित त्रिपाठी। गुरु जी, जैसे मंगल सूर्य से अस्त हो जाएगा तो जिस भाव का स्वामी होगा उसकी तो हानि होगी, और जिस भाव बैठा है उसकी भी हानि करेगा, या फिर अपनी पहले केवल तो हानि खुद, करेगा? पहले मंगल के खुद के कारकत्वों की हानि हो जाए,
ठीक है, उस भाव की तो हानि होगी, जिसका स्वामी है वो कमजोर पड़ेगा भाव। मालिक कमजोर है तो आप उसके घर पे पत्थर मार सकते हैं। मालिक बलवान है, पत्थर मारिएगा तो राइफल निकाल लेगा वो। समझ रहे हैं? तो वही है, अगर स्वामी कमजोर हो गया, अस्त हो गया, तो आप पत्थर मार लीजिए। और वही मंगल बोल रहे हैं स्वामी है, अस्त नहीं है, तो वही राइफल निकाल लेगा अगर पत्थर मारिएगा तो। इसीलिए अस्त होने के विचार में नैसर्गिक, ये जो चारों पॉइंट लिखे हैं, चारों में कमजोर। शीतल देश पांडे। सर एक छोटा सा डाउट है, ये युति का फल देखने के लिए लग्नेश का भी पोजीशन देखना जरूर है कि बिगड़ गया है नहीं बिगड़ गया है? अगर बिगड़ गया है तो अच्छा मिलेगा और नहीं अच्छा मिलेगा ऐसे? ये तो भाव बल कैसे देखा जाएगा उसी में बता दिए हैं आप लोगों को, कि अगर लग्नेश चला गया छठे आठवें बारहवें में, अशुभ ग्रह से दृष्ट है, अस्त है, तो वो पहले कमजोर हो गया, तो उसके उसके पास देने के लिए ज्यादा कुछ है ही नहीं, वो कहाँ से सपोर्ट करे। ठीक है ना? मोनिका तो सेठी। हाँ बोलिए बोलिए देश पांडे। तो भले शुभ ग्रह की क्यों ना युति हो, लेकिन लग्नेश अगर बिगड़ गया है तो ज्यादा फल शुभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन माता पिता के पास पैसा ही नहीं पढ़ाने का। कहाँ तक सरकार के बल पे पढ़ पाते हैं बच्चे? नहीं पढ़ पाते। एक आध कोई निकल गया कहीं आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, बाकी 100% बच्चे जो है तो पिछड़ जाते हैं। तो वही है लग्नेश। यदि लग्नेश कमजोर हो गया तो हर भाव के फल पे प्रभाव आ जाएगा। कहते हैं ना कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो रस्सी बांट के खाएंगे, रिक्शा खींच के खाएंगे, बोलते हैं ना लोग। जब लग्नेश ही कमजोर हो जाएगा तो आप क्या रस्सी बांटोगे, क्या रिक्शा खींचोगे? ठीक। साक्षी, दूसरा ये प्रश्न। अनम्यूट करके। सर मेरा भी आज नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मैं माफी चाहूंगी, पहले आपने नाम लिया मैं बोल नहीं पाई। अभी आवाज अच्छी आ रही है, बोलिए ना। हाँ जी हाँ जी। सर युति तो दशा और महादशा में हम करेंगे, बट लग्नेश अगर पहले में है, मतलब पहले भाव में ही लग्नेश है, तो वो कितना परसेंट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है उसका? बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। चाहे वो कोई भी ग्रह हो शनि के कोई अलावा? कोई शनि के अलावा, शनि भी लग्नेश है और लगन में है तो अच्छा है। और अगर उसके साथ दो जो ग्रह हैं वो अस्त हो? तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, अस्त ग्रह जो है उसका समस्या रहेगा। मतलब हम 80% हेल्थ, हम 80% स्ट्रॉन्ग हेल्थ वाइज कह सकते हैं, और कह लग्नेश सकते को हैं, स्ट्रॉन्ग कह बिल्कुल। सकते हैं बिल्कुल 80% कि बिल्कुल 60%? बिल्कुल 80% कह सकते हैं। जो ग्रह अस्त है उसका 50% ठीक रिजल्ट ठीक होगा, लेकिन लग्नेश का रिजल्ट 100%। ठीक। किशोर जी। सॉरी सर, पहले पूछिए भाई, जैसे 7 नंबर में शनि बैठा है, शनि उच्च का होता है 7 पर तुला राशि में, तो भी दुखी करेगा, तो भी परेशान करेगा? शनि। हाँ जी। जी हाँ, उसका एक गुण है दुख देना। आपको हर प्रकार का सुख सुविधा देगा, लेकिन आप दुखी रहेंगे। ठीक है ना? आप ठीक है सर। उतना लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना अन्य लोग कर लेगा। उच्च का है, अच्छा है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो के उच्च का है, तो आप समझ सकते हैं कि पूर्ण योगकारी है, बहुत अच्छा फल होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो जातक दुखी होगा, ये गारंटी है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रश्न पूछा। अब चूंकि हमने पहले बताया था कि लग्न को केंद्र स्थान ही मानना है, ठीक है, और अब इससे राजयोग बताएंगे।
तो जब लग्न को केंद्र स्थान मानना है तो सबसे अच्छा राजयोग क्या होगा? केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी यदि आपस में संबंध बनाए तो राजयोग। केंद्र के स्वामी त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बनाए तो राजयोग। क्लियर हो गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो राजयोग कैसे बनेगा वो आप लोगों को बताने की आवश्यकता है, वो भी बता देंगे। पराशर कहता है कि एकादश के स्वामी के साथ यदि संबंध हो जाए, वो केंद्र का भी स्वामी है और एकादश का भी स्वामी है। जैसे मेष लग्न की पत्रिका में शनि, तो 10 नंबर केंद्र में है और 11 नंबर एकादश में है, और 9 नंबर कहाँ है? नवे में। तो त्रिकोण हो गया नवा, गुरु और शनि, ये दोनों संबंध बनाए, इसको राजयोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि शनि लग्नेश का मित्र नहीं है। ठीक है? तो पराशर स्पष्ट रूप से मना करता है कि अशुभ नाथ के साथ यदि उसका कोई भी रिलेशन हो जाए तो उसके साथ जो राजयोग होगा वो मान्य नहीं है। राजयोग का मतलब है कि खुला एकदम राजा, कोई कष्ट नहीं। और यहाँ एकादशेश हो जाएगा, लग्न का शत्रु भी हो जाएगा, तो वो तो कभी ना कभी कष्ट दे देगा, उसके गुण में तो रहेगा कि वो वर्तमान समय में उस भाव का स्वामित्व तो रखता है, तो हमको परेशान कर सकता है। इसीलिए केंद्र त्रिकोण के राजयोग को ही राजयोग माना जाए, और उसमें भी वैसे जो आपस में मित्र हो, और नहीं तो दोनों लग्नेश के मित्र होने चाहिए, चाहे केंद्र का स्वामी हो त्रिकोण का स्वामी हो, लग्नेश का मित्र होना। उसके बाद भी एक नियम और ला डाल दिया। क्या? केंद्र त्रिकोण का राजयोग केंद्र त्रिकोण में ही बने तो अच्छा, अर्थात लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो, दसम में हो, पंचम में हो, नवम में हो तो अच्छा। पराश्री सिद्धांत कहता है एकादश में बन गया तो अच्छा नहीं। लेकिन केंद्र त्रिकोण का राजयोग बने, धन स्थान में भी बैठ जाए, लाभ स्थान में भी बैठ जाए तो भी अच्छा, यहां तक कि पराक्रम स्थान में भी अच्छा। कहाँ अच्छा नहीं? छठे, 12वें और 8वें स्थान में इसको राजयोग नहीं बोलेंगे। यही 3 स्थान हम परहेज करते हैं। बाकी स्थानों में तो रिजल्ट अच्छा देता है, अच्छे के साथ बुरा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट देता है। इस बात को हम लोगों को समझना है। हमने पहले कहा कि पराशर मना करते हैं, नहीं, तीसरे में है तो वो अशुभ स्थान है, 11वें में योग बन रहा है तो अशुभ स्थान है, नहीं मानेंगे। सेकंड में है तो मारक स्थान है, नहीं मानेंगे, राजयोग नहीं मानेंगे। लेकिन योग मान लीजिए, शुभ योग मान लीजिए, अच्छा योग मान लीजिए, रिजल्ट इसका बेहतर हो। तो कंप्लीट राजयोग किसे कहेंगे? केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, लग्नेश के मित्र हो, केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, या केंद्र त्रिकोण में ही स्थित होकर के आपस में संबंध बना रहे हो, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया वाला राजयोग है, इसमें कोई दिक्कत। क्लियर हो गया? अन्य राजयोगों में आपको फल तो मिलेगा, लेकिन उस फल में कमी भी दिखाई देगी। ठीक है? तो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं एक लाइन में।
अब ये वाला राजयोग देखिए, चंद्रमा यहाँ का स्वामी है और गुरु यहाँ का, ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, और कहाँ बना? सप्तम में योग बना। ये वाला बड़ा जबरदस्त राजयोग है, ठीक है। अब देखिए, ये केंद्र का स्वामी शनि है और ये त्रिकोण का स्वामी गुरु है, आपस में दृष्टि रखता है, ये दृष्टि संबंध है, ये भी योग बना, लेकिन ये वाला उतना अच्छा नहीं बना, ये राजयोग नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया? ये मंगल है, ये लग्न का स्वामी है, ये केंद्र का स्थान है, और यहाँ गुरु है, तो गुरु और मंगल आपस में दृष्टि रख रहे हैं, दृष्टि संबंध है, ये वाला राजयोग बना, बहुत बढ़िया वाला राजयोग बना। समझ गए? तो अगर यही मंगल यहां होता, गुरु यहां होता, तो ये दोनों भी एक दूसरे से दृष्टि रख रहा है, लेकिन गुरु ने किसके साथ संबंध बना लिया? एकादश स्थान के साथ। ये वाला बढ़िया राजयोग पराशर नहीं बोलते, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता, ठीक है ना। जो नहीं मानते उसको भी हमने आपको बताया, ऐसा नहीं कि पढ़ लीजिएगा बोलेगा गुरु जी आप तो गलते राजयोग पढ़ा दिया, ठीक है। अन्य किसी पत्रिका में मान लीजिए 3, अब ये बुध है और ये शनि है, एक केंद्र का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी, बड़ा अच्छा राजयोग है। अगर बुध और शनि यहां भी बैठ जाए तो ये केंद्र में बैठा ना, कितना अच्छा राजयोग हो गया। अब इसको आप लोग बोलने लगे कि बुध नीच का है तो ये है, अब इसमें गुरु और शनि, गुरु केंद्र में ही है, तीसरे छठे एकादश का स्वामी नहीं है, लेकिन लग्नेश बुध का मित्र नहीं है, इसीलिए ये गुरु और शनि के इतना अच्छा केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने के बावजूद भी, गुरु और बुध यदि कहीं यहां भी होता, गुरु यहां उच्च का होता है और बुध अपने ही राशि का है, ये काल पुरुष में यहाँ उच्च का होता है गुरु, कितना अच्छा है दोनों की युति, लेकिन ये राजयोगों में काउंट नहीं है। अब फिर यही बुध है, ये शुक्र है, ये दोनों राजयोग बहुत अच्छा होगा, बुध और शुक्र कितना अच्छा राजयोग है, इसका रिजल्ट अपने आप बहुत ऑस्पिशियस हो जाता है, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना पूछे आपको हर काम बनेगा, जिस भी उम्र में आएगा उस उम्र में जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग इस तरह से बनता है। अब क्या है कि जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया था एक पत्रिका में, यहाँ गुरु और चंद्रमा का राजयोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस राजयोगों को शनि और मंगल, ये दोनों देख रहा है, दो अशुभ ग्रह देख रहे हैं, तो इतना परिणाम कम हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं देख रहा होता
तो जातक राजा होता। समझ में आया आप लोगों को? तो राजयोगों के परिणाम भी कम हो सकते हैं क्या? जी हाँ, अशुभ ग्रहों के प्रभाव से राजयोगों के भी परिणाम कमजोर हो सकते हैं। तो इतना ही समझना है, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहां तक में आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न है तो पहले कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर पूर्ण योगकारी ग्रह कौन है ये किसी को नहीं मालूम है तो पूछ सकते हैं। जी ऋषि जी बताइए क्या प्रश्न है? सर नमस्कार। हम्म। सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजयोग की। चाहे गुरु चंद्र की युति हो, चाहे शुक्र और बुध की युति हो, तो क्या ग्रह के हिसाब से वो राजयोग किस तरह का राजयोग होगा? जैसे गुरु है तो क्या हमें टीचर प्रोफेसर ऐसे में ऊपर ले जाएगा, सोनम, या किस टाइप से रिजल्ट ओ सोनम, रिजल्ट मतलब? ग्रह अपने गुण स्वरूप के अनुसार फल करे। अपने गुण स्वरूप के हिसाब से ना? जी हाँ, ठीक है सर। तो उसी फील्ड में करेगा एक्चुअल? बिल्कुल। ओके ठीक है सर, थैंक यू। जग जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। तो पीछे वाले राजयोग में आपने वो बोला कि ऊपर अगर मंगल और शनि देख रहे हैं तो मंगल तो लग्नेश भी था वहां पे, तो लग्नेश का साथ में युति संबंध होने से वो भी तो एक योग बना, योग बना, खराब अच्छा कर। रिजल्ट करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मंगल शनि खराब रिजल्ट करेगा, लेकिन गुरु और चंद्रमा इतना फर्स्ट क्लास। और एक राजयोग और बना है गजकेसरी। हम उतना राजयोग पढ़ाते नहीं है। कॉम्बिनेशंस आपको बताते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, रटाते नहीं है कि यहाँ एकादश में जैसे कभी कभी पूछ लेते हैं ना, गुरु जी शुक्र के साथ राहु है लगन में तो क्या होगा। कितने कॉम्बिनेशन याद करोगे भाई? याद ही नहीं कर सकते उतने कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए उस राजयोग पर मंगल शनि की दृष्टि है तो वो कमजोर पड़ेगा, उतना फल नहीं कर पाएगा। और मंगल शनि अच्छा फल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों की दृष्टि है, दोनों सौम्य प्लानेट। सर जी उसमें से ओझा जी शनि को निकाल देते हैं, सॉरी। गुरु जी निकालिए ये मत, निकालिए केंद्र मत। जो त्रिकोण। एक मिनट निकालिए मत, जो है वो रहने दीजिए, इसको निकाल करके देखने की जरूरत नहीं है ना। किंतु ठीक परंतु है। में मत जाइए। जो रियल में हॉरोस्कोप है उसको उसी तरह से देख लीजिए, उसी में समझने का प्रयास कीजिए। हर हॉरोस्कोप अलग है, आप कितना रटेंगे, है ना। बुद्धि से समझिएगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी ओझा जी ठीक है। बताइए। गुरु जी अगर कोई केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है और वो अगर अशुभ कर्तरी का प्रभाव है तो क्या उसका रहेगा कोई इम्पैक्ट? ये नहीं रहेगा, अशुभ कर्तरी में होगा तो कितना उछलेगा। ठीक है ना, मतलब है ना। रिजल्ट पॉजिटिव कम रहेगा, है ना? पॉजिटिव रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। ओके। नाम नहीं बदलोगे तुम। नाम बदलो, लिखो उसमें ओझा जी भाई, किसी से पूछो आस पड़ोस वाले जी। मोनिका जी। जी सर, आपने बताया गुरु और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वो राजयोग नहीं बनाता क्योंकि शायद वो मित्र नहीं है। तो जी हाँ, अगर ये लगन में हो गई वहां तो दिबली भी होते हैं, तो फिर तब क्या थोड़ा तो अच्छा भी परिणाम राजयोग देंगे? नहीं बनेगा। अच्छा। दिग्बली है, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, हम राजयोग नहीं बोलेंगे। हाँ पराश्री जी, मना करता है। ठीक है सर। रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन राजयोग, फकत राजयोग जिसको बोलते हैं वो, राजयोग बनता तो बहुत है लेकिन भंग भी बहुत होता है। शीतल देश पांडे। सर राजयोग मतलब जो वो फल दे रहा है वो पूरा जन्म भर मिलेगा कि दशा में ही सिर्फ
ज्यादा उसका फल मिलेगा। किसी का भी फल दशा में ही मिलता है। चलिए, यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोगों के सामने अभी तो बोर्ड पे हम जो पत्रिका बना रहे थे वो रियल पत्रिका था। बाकी एक रियल पत्रिका दिखाते हैं। आप लोग राजयोग, युति, फल ये सब ढूंढ ढूंढ के कुछ रिजल्ट बताइए, तब न समझे कि हम इतना देर से अपनी पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ लगे हुए हैं और आप लोग क्या समझे। ठीक है ना? जिसको जो जी में आए बोलिए, हाथ खड़े कीजिए और बोलिए। जी किशोर जी बताइए। इसमें ये शुक्र और गुरु, शुक्र नवम का स्वामी है और गुरु है फोर्थ हाउस का, तो ये राजयोग बन रहा है सर। और पराक्षरी के हिसाब से तो आप मना कर रहे हो कि 11th हाउस में आएंगे, बट अदरवाइज ये अच्छा रहेगा। यही रिजल्ट बहुत अच्छा करेगा, हाँ जी। लेकिन हम इसको राजयोग नहीं बोलेंगे। रिजल्ट बहुत अच्छा होगा लेकिन राजयोग नहीं बोलेंगे। करण भाटिया जी। सर वही मेरा भी वही पॉइंट था कि क्योंकि बृहस्पति लग्नेश का मित्र नहीं है, तो अच्छा योग है लेकिन शायद राजयोग इसको नहीं बोल सकते। और भी कुछ बोलिए। लग्नेश को देखिए, लग्नेश सूर्य के साथ है, क्या होगा? सर लग्नेश सूर्य के साथ है तो अ, और लग्नेश 10th लॉर्ड भी है साथ में। सो 10th लॉर्ड और लग्नेश दोनों मिलके 12वें भाव में बैठ गए हैं, 12वें भाव में 12th लॉर्ड भी बैठा हुआ है। तो विदेश से लाभ होने की संभावना है, जो काम होगा, प्रोफेशन होगा, उसमें विदेश का इनपुट रहेगा। हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनी में हो या वेरी विदेश में गुड, जाके सेटल हो जाए। वेरी गुड। और बुध 12वें में बैठा है, बुध स्पीच का होता है, मतलब तो हो सकता है कि विदेशी भाषा सीखना, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है ना, और बुध कम्युनिकेशन है, तो विदेशी भाषा सीखने में, फ्रेंच, इंग्लिश, कुछ ऐसा, स्पेनिश सीखने में भी जातक को इंटरेस्ट रहेगा। सॉरी, थोड़ा नॉइज है सर रूम में, इसलिए कम बोल। नहीं नहीं बोलिए, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं आप लोगों को। हम 1 घंटा बोले, आप 2 मिनट भी नहीं बोलिएगा। नहीं, नहीं, तो 3 4 केतु भी साथ में बैठा हुआ है 11वें भाव में। वैसे तो केतु अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन जो शुभ युति बन रही है ये शुक्र और गुरु की, आ, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी आ, कमी दे सकता है। और दूसरा सर, सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड में एक्सचेंज है, राशि परिवर्तन है। मतलब चंद्रमा जाके दूसरे में बैठ गया और शुक्र जाके 11वें में बैठ गया। और शुक्र आर्टिस्ट टाइप की क्वालिटीज भी देता है, तो हो सकता है अच्छा सिंगर ये व्यक्ति हो गाने में, मतलब वाणी के थ्रू इसमें कोई ऐसा स्किल हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाने का स्किल नहीं है, बोलने का स्किल अच्छा बोलने है। का, हाँ, स्पीच का मतलब कुछ ऐसा हो सकता है।
बहुत अच्छा। हाँ शीतल देश पांडे। सर मंगल भाग्य में बैठकर अष्टम दृष्टि से शनि को देख रहा है, तो शनि पंचमेश होकर उस पंचम के 12th हाउस में गया है, और पंचम में राहु का है, तो पंचम स्थान से जो संबंध है वो फल अच्छा नहीं मिलेगा शायद, या फिर संतान होने में, या फिर जैसे आईवीएफ, या फिर करके, या फिर संतान हो ही ना, ऐसे हो सकता है। अभी तक संतान नहीं है। चतुर्थ स्थान तो बिगड़ा हुआ है, तो विदेश में जा सकता है। चतुर्थ स्थान में शनि वक्री होकर मंगल भी देख रहा है, तो चतुर्थ स्थान बिगड़, तो विदेश जाने के चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ को भी कोई दिक्कत या कोई बीमारी, या माँ माँ के स्वास्थ्य में भी परेशानी है। स्वास्थ्य, ऑपरेशन वगैरह जैसे। बहुत अच्छा। और आप लोग भी बोलिए, ऐसे ही बोलने का प्रयास कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम सुनेंगे। सर फोर्थ लॉर्ड ने जो षडाष्टक बनाया हुआ है, उससे भी और कमी आ जाएगी ना फोर्थ हाउस के रिजल्ट में। शनि के साथ गुरु का सदाष्टक, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि, शनि का अपने से 12वां जाना, शनि जी के घर में राहु का होना, ये संतान नहीं देने का कारक है। ठीक है ना? नहीं तो गुरु शुक्र तो पंचम को देख ही रहा था, लेकिन शनि गुरु सदाष्टक में है और शनि ही पंचमेश है। ये सब और गहराई में चलेंगे हम। ठीक है ना? धीरे धीरे, एक साथ अगर गोता लगा दिए तो फिर निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे गहराई में चलेंगे। और सर बोलिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि एंसिस्टल प्रॉपर्टी में समस्या है। ठीक है। क्योंकि फोर्थ लॉर्ड प्रॉपर्टी का हो गया, उसमें समस्या हो गई। एट्थ लॉर्ड नाइन्थ में जाके बैठ गया, और सूर्य 12वें चला गया। हाँ ये भी था, हाँ। अपने घर का है और लेकिन है तो 12वें। नाइन्थ लॉर्ड भी अपने से तीसरे में बैठा है, स्ट्रगल दे सकता है थोड़ा सा ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, भाग्य में। वो है कि बचेगा कि नहीं, अगर बच जाएगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो बिक जाएगा। सर इनके फादर गुस्से वाले, या फिर फादर मंगल है फादर साथ के में, विषय और में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फादर भी थोड़े अब गुजरने की परेशानी में है, और फादर को व्यापार वगैरह में बहुत नुकसान लगा, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है वो सब कुछ कुछ बिक गया है, कुछ और बिकेगा। लगता है कि प्रॉपर्टी बेच के भी कर्ज पूरा चुका पाएंगे कि नहीं, ये सब थोड़ी बहुत समस्या है। लेकिन जातक अपने बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, विदेश में व्यापार स्टेब्लिश करने का काम शुरू किया है, और टैक्स लॉयर है, इसीलिए स्पीच के बारे में कहा कि हमने अच्छा है। तो ये सब चीज जो है तो है। आप लोगों ने बोला है, संतान के विषय में बताया, माता के स्वास्थ्य के विषय में बताया, और गुरु कोई जी, क्या बोलेंगे? गुरु और शुक्र की युति जो है, ये क्या मैरिड लाइफ में दिक्कत देगी? आप क्या कहना चाहते? क्योंकि मैंने कई जगह मैंने सुना है कि गुरु शुक्र की युति मैरिड लाइफ में डिवोर्स या इस तरह का कुछ देती है। डिवोर्स तो कभी नहीं होगा। जी अभी मैरिज को नहीं पढ़े हैं, लेकिन संक्षेप हम्म, में बता देते हैं कि यहाँ हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, दोनों की युति के कारण। शुक्र के साथ गुरु की युति के कारण। जी सर वैसे लव मैरिज है? ये नहीं पूछे हैं सर। जी, असल में राहु बैठ गया पंचम में, और सेवेंथ लॉर्ड भी अपने से पंचम में। हम्म। ये नहीं पूछे हैं, जो चीज जानकारी है वो बताएंगे, बाकी जो जी नहीं जी पूछे
उसको हम मन रखने के लिए नहीं बता देंगे। जी 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 जी। आगे से नियम बनाएंगे कि वही प्रश्न पूछेगा जो पत्रिका पे बोलेगा। आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो प्रश्न पूछने वाला काम बंद हो जाएगा, हमको भी सुविधा होगा, कम लोग प्रश्न पूछेंगे। सर इनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हुआ तो ज्यादा पढ़ाई ना, में पढ़ाई ब्रेक आ लिखाई गया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा है पढ़ाई। क्योंकि पंचम में राहु और अष्टम में आ गया नवम में, तो ब्रेक करके पढ़ाई या फिर कोई प्रॉब्लम आके पढ़ाई होगी। ठीक ठाक है, पढ़ाई के लिए बहुत डिस्टरबेंस नहीं। सर एक बार कहीं पढ़ा था कि 5 8 12 का संयोग होना चाहिए अगर एक्स्ट्रा मैरिटल दिखते हैं तो, क्योंकि फिफ्थ हो गया रोमांटिक लाइफ, एट्थ हो गया जो भी गुप्त है आपके जीवन में, 12 हो गया जो भी शैया सुख। तो इसमें 8 और 12 का संबंध तो दिखता है, दृष्टि संबंध है, मंगल की दृष्टि है 12th हाउस पे, 12th लॉर्ड पे। लेकिन शनि कहीं भी मतलब जैसे एंगेज नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे ना तो वो जी अलग जी से पढ़ाएंगे, ठीक है ठीक। ना। जो हम लोग 5वां पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे, 7वां पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल। जब हम मैरिटल देख रहे हैं और हम 5 8 12 देख लिए, बात सर को इनकी समझिएगा। की एक लव मिनट। मैरिज नहीं हो सकती मेरे हिसाब से तो। हाँ, हुई होगी। आ, नहीं, चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को। हाँ, तो हो सकता है कि नहीं हुई होगी और तो। दूसरा ये है कि इसकी टेक्निकल स्टडी की है सर इसने कुछ। ना वकालत की है भाई, ओके। सीए भी है और वकालत भी किया है, लेकिन काम टैक्स का करता है, टैक्स का लॉयर है। तो ये करण भाटिया जी, आप एक चीज को समझिएगा जी सर। कि 5 8 12 जो बोलता है वो झूठ क्यों है। ठीक है, 5वां रोमांटिक लाइफ है, 8वां हमारा गुप्त रिलेशन है, और 12वां हमारा सैया सुख है। जी लेकिन जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल बोलते हो तो मैरिटल कहाँ से आएगा और एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा। आप ही के शब्दों को दो फाड़ कर देते हैं। जी। सप्तम से मैरिटल आएगा और एक्स्ट्रा आएगा 11 से, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो इसीलिए 5 8 12 वाला जो बताते हैं ना, वो तुक्का लगाने वाली बात, अच्छा ठीक है ना। ठीक ठीक। शास्त्र बताता है कि सप्तमेश के साथ शुक्र हो, या सप्तमेश को शुक्र की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो, तो वो उसको फैलाएगा, बड़ा बना देगा, ठीक है ना। आगे जी पढ़ेंगे, आगे जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। हाँ, पल्लवी आ गई है, बताओ, अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलता रहेगा। मन अनम्यूट कर लो पल्लवी, अनम्यूट पल्लवी। सर जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो मतलब बीवी से पैसा मिल सकता है, ये कोई एंगल हो सकता है क्या? कह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। सर अब आप अपना व्यू बताइए। हमारे व्यू में पैसा मिल सकता है, इसको मना नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आपका क्या निचोड़ है? आप 10 पॉइंट बताइए इसके बारे में। 10 पॉइंट तो बताए कि वाणी में बहुत सक्षम है, लाभ बहुत अच्छा है, विदेश का काम कर रहा है, संतान नहीं है, पिता को परेशानी रही। एक तो अष्टमेश मंगल है, पिता स्थान में बैठा, पहला। और दूसरा, मंगल न सूर्य को भी देख ले रहा है। ये दो कारण है पिता को प्रॉब्लम होने। और सूर्य के साथ बुध है, बिजनेस का कारक है, उसको भी मंगल देख रहा है, तो हो सकता है कि पिता के बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत आई होगी। तो इसीलिए यही सब है। और मोटी बातें हैं कि ये जातक हमसे हर एक साल का रिजल्ट ले जाते हैं, ठीक है ना। तो हर एक साल ऑफिस आएंगे यही जुलाई अगस्त में, एक साल के बारे में पूछेंगे और चले जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर अगले साल आ जाएंगे पूछने के लिए। तो और साथ में ज्योतिष पढ़ा भी है इन्होंने हमको, ठीक है ना। ये भी बता देते हैं, ठीक है। उसका कारण पूछोगी तो गुरु शुक्र का पंचम के ऊपर दृष्टि है,
इसीलिए पढ़ाई लिखाई में ज्यादा दिक्कत नहीं है। राहु बैठा है तो वो आदमी को योजना बनाने में बड़ा सफल करता है, ये सब भी है, लेकिन संतान के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया। चलिए, बहुत अच्छा। सर ये प्रश्न सभी षडाष्टक वाला एक बार बताएंगे क्या फिर से? अभी पढ़ाएंगे षडाष्टक आप लोग। अभी षडाष्टक पर पूरा 1 घंटे का क्लास चलेगा, तब समझ में आएगा कि कौन सा षडाष्टक है, क्या है, किस ग्रह के साथ षडाष्टक है, तो छठा है या 8वां है तो क्या रिजल्ट होगा। रटने नहीं देंगे आप लोग। आप लोग बात को, अब 7-8 क्लास हो गया, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि हम रटने का गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। कि रटना वही है, चर राशि है, अचर राशि है, ये कारक है, वो कारक है, यही सब रटना है। पिता के लिए सूर्य दुख शनि, उसको नहीं भूलेंगे, तो ये सब याद रखने का चीज है। थोड़ा बहुत रट लीजिएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन बाकी रटने नहीं देंगे। अच्छा रिजल्ट आप लोग करेंगे। बाकी जिन्होंने पत्रिका पे जवाब नहीं दिया उसके भी प्रश्न लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। लेकिन पत्रिका पे जवाब देना सही या गलत, ये जरूरी है। उससे क्या होगा, हमको अंदाज लगेगा। पत्रिका में पूछ तो लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो लगता है कि बड़ा अच्छा, लेकिन यदि हम पत्रिका लगाएंगे उस पर जवाब नहीं देंगे तो काहे का अच्छा, है ना। तो देश पांडे ध्यान रहे, पत्रिका पे बोलना भी है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर।